हेलो एवरीवन, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आज के लेक्चर के अंदर। टारगेट आईआईटी सीरीज के अंदर हम लोग जो आईआईटी एडवांस के क्वेश्चन सॉल्व करा करते हैं, उस सीरीज में हम आज पढ़ेंगे समावयता यानी कि आइसोमरिज्म। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है आईआईटी के पॉइंट ऑफ व्यू से। आइसोमरिज्म पढ़ेंगे और इस आज के लेक्चर के अंदर हम जेई एडवांस के या जो पहले आईआईटी स्क्रीनिंग चलती थी उसके ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चन हम सॉल्व करने वाले हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं पहला क्वेश्चन से। टॉपिक्स टू बी कवर्ड के अंदर जेई के बहुत सारे पीवाईक्यू हम सॉल्व करने वाले हैं। जेई के बहुत सारे, मेंस के नहीं करेंगे, बेसिकली एडवांस के करेंगे, या फिर जो जब मेंस एडवांस नहीं था उससे पहले आईआईटी वाला पोर्शन था। देखो एआई ट्रिपल ई थी वो मेंस में कन्वर्ट हुई और जो आईआईटी थी वो जेई एडवांस में कन्वर्ट हुई। ठीक है, तो हम मेंस के ना करके हम इसको स्पेसिफिकली आईआईटी के तक सीमित रखेंगे। तो आईआईटी और जेई एडवांस के क्वेश्चन हम लगाने वाले इसके अंदर। चलिए पहला सवाल ये कि निम्नलिखित में से किस में कार्बन कार्बन बंध के चारों ओर घूर्णन निम्नतम बाधित होगा। कह रहा है कार्बन कार्बन बॉन्ड जो होता है वो किस में सबसे वहां पे जो है घूर्णन जो है सबसे कम बाधित होगा, यानी कि किस में सबसे आसानी से घूर्णन हो सकता है। तो देखो एथेन में कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड होता है, एसिटिलीन में कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड होता है, एथिलीन में कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड होता है, और साइक्लोहेक्से जो हेक्साक्लोरोएथेन होता है, हेक्साक्लोरोएथेन हेक्साक्लोरोएथेन यहाँ पे बहुत सारे सीएल लगा दिए हैं, 6 क्लोरीन लगा दिया एथेन के आसपास में। खाली एथेन में तो बेटा एच होते हैं नॉर्मली देखा जाए तो। ये एसिटिलीन है और ये एथिलीन है। देखो जहां पर पाई बॉन्ड प्रेजेंट होता है बेटा, जहां जहां पाई बॉन्ड प्रेजेंट है वहां पर घूर्णन अलाउड नहीं होता है, जहां जहां पाई बॉन्ड होता है वहां पे घूर्णन अलाउड नहीं होता है। तो यहां तो घूर्णन वैसे ही मुक्त नहीं होगा। देखो घूर्णन मुक्त या तो यहां पर हो सकता है या फिर यहां पे हो सकता है। सिग्मा बंध जो होता है उसके सापेक्ष मुक्त घूर्णन होता है। अब देखो यहां छोटे छोटे परमाणु हैं, छोटे छोटे परमाणु हैं, तो इनको लेके घूमना आसान होगा बड़े बड़े परमाणुओं की तुलना में। बड़े बड़े जहां परमाणु होते हैं, जहां भारी आकार के समूह होते हैं, तो वो जब घूमते हैं तो उसमें टकराते हैं, प्रतिकर्षण होता है, प्रतिकर्षण अन्योन्य क्रियाएं होती है, तो दिक्कतें होती है बेटा। तो यहाँ पे इसका घूर्णन आसान है, तो हम बोलेंगे कि ए वाले में सबसे जो है निम्नतम बाधित घूर्णन होगा यहाँ पर। सेकंड सवाल, न्यूमैन प्रक्षेप दे रखा आपको PQRS, और आपसे पूछा गया है, इस साइड आपको दिख नहीं रहा होगा, ब्राइटनेस मुझे थोड़ी एडजस्ट करनी पड़ेगी। हाँ चलिए ठीक है, इसको हम एडजस्ट करेंगे। देखो यहाँ पे कंपाउंड दे रखा है, एक कार्बन के ऊपर, मतलब ये आपको 4 कंपाउंड देखे बेसिकली PQRS। आपको पूछा कि कौन से अणु जो है समान अणुओं को दर्शाता है, इनमें से कौन से सेम मॉलिक्यूल है, ये सवाल आपसे पूछा गया बेसिकली। हाँ बेटा, तो देखो आपको पूछा गया कि इनमें से कौन से मॉलिक्यूल जो है सेम है, तो आपको न्यूमेन को पहले सिंपल मॉलिक्यूल में कन्वर्ट करना पड़ेगा, फिर आपको देखना पड़ेगा कौन कौन से मॉलिक्यूल सेम है। तो मैं कन्वर्ट करता हूं इसको बेटा, बहुत आसान होता है कन्वर्ट करना। जैसे ये कार्बन है पहले वाला, ये जो अगला वाला होता है इसको हम पहला कार्बन मान लेते हैं। मान लो ये पहला कार्बन है, इस कार्बन के ऊपर 2 CH3 लगे हुए, एक C2H5 लगा हुआ है। तो बेटा 2 यहाँ पर क्या लगे हुए, CH3 लगे हुए हैं, और एक लगा हुआ C2H5। C2H5 को हम ऐसे लिख सकते हैं। फिर आगे इसके जो पिछला कार्बन है, जो पिछला कार्बन है उसके ऊपर ग्रुप लगे हुए OH, CH3 और CH3, यानी 2 CH3 लगे हुए हैं और एक OH लगा हुआ है। तो ये पहला कंपाउंड है। इस तरह से आपको सारे कंपाउंड को पहले ड्रॉ करना पड़ेगा। देखो अगर आपकी बहुत अच्छी प्रैक्टिस है तो आप डायरेक्टली भी कर सकते हो इसको देख के। अगर अच्छी प्रैक्टिस नहीं है तो पहले आप इनको सबको ऐसे बनाओ और उसके बाद चेक करो। तो अब आप इनको सेकंड वाले को बनाओ। तो ये देखो ये जो आगे वाला इसको हम पहला कार्बन मानते हैं। इस पहले कार्बन के ऊपर जो ग्रुप लगा हुआ है, एक तो H लगा हुआ है, एक लगा हुआ है C2H5। तो मैं इसको काम करता हूं, इसको C2H5 कर लेता हूं। इसको मैंने कार्बन मान लिया फ्रंट वाला, ठीक है। उसके ऊपर एक C2H5 लगा हुआ है, एक यहाँ पर H लगा हुआ है, एक बड़ा सा ग्रुप लगा हुआ है ये, और बड़ा सा ग्रुप में कार्बन के ऊपर 2 CH3 लगे हुए हैं और एक OH लगा हुआ है।
ये सब पहले कार्बन की कहानी होगी। अब देखो जिसका सब पिछला कार्बन है उस कार्बन के ऊपर 2 तो H लगे हुए, एक CH3 लगा हुआ, तो ये दूसरा मॉलिक्यूल बन गया। इसको भी अपने को मॉलिक्यूल ड्रॉ करना पड़ेगा बेटा, तो इसका मैं यहाँ ड्रॉ कर लेता हूँ। ये इसके पहले कार्बन के ऊपर एक CH3 है, बल्कि 2 CH3 है और एक OH है, और अगले कार्बन के ऊपर इसके बेटा एक H है और एक C2H4 है। C2H4 नहीं होगा, ये C2H5 होना चाहिए, मिसप्रिंट होगा। ये C2H5 मतलब CH2CH3 है, और एक जो है वो भी C2H5 यानी CH2CH3 है, और एक हमारे पास में ये वाला मॉलिक्यूल है। इसमें अगर आप देखिए, ये जे एडवांस 2020 का सवाल है बेटा, मतलब सवाल डिफिकल्ट नहीं है पर थोड़ा मेहनत वाला सवाल है, आपसे बहुत मेहनत करवा रहे हैं। पहले ऐसे बनाना पड़ेगा, उसके बाद हम चेक करेंगे, तो थोड़ा लेबरस क्वेश्चन है कह सकते हैं। लास्ट वाले के अंदर CH3, लास्ट वाले के अंदर CH3, CH2, और पिछले कार्बन के ऊपर जो है वो है हमारे पास में एक तो OH है, और एक है CH2CH3, और एक है CH3CH3। अब ये 4 कंपाउंड बन गए हैं। अब बस आपको चेक करना है कि कौन से, अब जब बन गए तो अब डिफिकल्ट नहीं है, अब चेक करना आपको कि कौन कौन से। ये P वाला है, इसको P मान लेते हैं, ये Q वाला है, ये R वाला है, और ये S वाला है। ठीक है, तो CH के ऊपर 2 CH, देखो इसमें ये बेसिकली जो CH लगा हुआ है इसके ऊपर 2 इथाइल ग्रुप है, और एक ये CCH3 OH ग्रुप है, ऐसा मुझे इसी में नजर आ रहा डायरेक्टली। तो Q और R वह एग्जैक्टली सेम नजर आ रहे हैं, तो डायरेक्टली देखने से पता चल रहा है Q और R सेम है, बाकी कोई आपस में सेम नहीं है, कोई ना कोई ग्रुप अलग लगा हुआ है। ठीक है, Q और R बेटा ये दिखने में आपको अलग लग सकता है, बट है सेम। ग्रुप को ऊपर नीचे कर लिया है, साइड बाय साइड कर लिया, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, कंपाउंड सेम ही। अगर आप इसका नाम लिख के देखेंगे तो आपको सेम कंपाउंड मिलने वाला है, Q एंड R इसका आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, ट्रांसब्यूटिन के ब्रोमीनीकरण पर प्राप्त त्रिविम समायों की संख्या। ये तो सवाल बेसिकली हाइड्रोकार्बन का है, पर थोड़ा इसको यहाँ देख लेते हैं, एक मिनट। हाँ ठीक है, चमक बराबर है अब। देखो, ट्रांसब्यूटिन ये होता है ट्रांसब्यूटिन, इसका ब्रोमीनीकरण करेंगे तो कितने प्रकार के उत्पाद प्राप्त होंगे, ये सवाल पूछा गया है। ट्रांस, देखो ये ब्रोमीन का जो योग होता है बेटा वो एंटी एडिशन रिएक्शन होती है, आपको पता होना चाहिए। अभिक्रिया जो है ये प्रति योग को फॉलो करती है, यानी कि दोनों ब्रोमीन अपोजिट डायरेक्शन से आके जुड़ते हैं, और जब भी किसी ट्रांस के ऊपर एंटी एडिशन करते हैं बेटा तो मीजो बनता है। एक ट्रिक होती है टैम कार वाली, याद करो बेटा। ट्रांस पे एंटी एडिशन करोगे मीजो बनेगा, सिस पे एंटी एडिशन करोगे रेसमिक बनेगा, यहाँ मीजो बनेगा, तो मीजो वाला कंपाउंड बनेगा। ठीक है, मीजो कंपाउंड में दोनों ब्रोमीन जो है ये इधर इधर आके लग जाएंगे आसपास में, सेम साइड में इसके ऊपर, तो एक ही उत्पाद बनेगा। अब आप ये मत सोचिएगा कि सर इसका मिरर इमेज भी बनेगा, तो भाई मीजो का मिरर इमेज जो होता है वो सेम ही माना जाता है, वो अलग कंपाउंड नहीं माना जाता है, क्योंकि मीजो का मिरर इमेज जो होता है वो इसके ऊपर सुपर इम्पोजेबल होता है, यानी अध्यारोपणीय होता है। ठीक है, मीजो वाला कंपाउंड बेटा कायरल थोड़ी होता है, तो अकायरल होता है, और अकायरल दुनिया में जितने भी कंपाउंड होते हैं वो अपने दर्पण प्रतिबिंब के रूप के सापेक्ष सेम माने जाते हैं, वो अलग नहीं माने जाते हैं। एकमात्र उत्पाद इसका मीजो ही बनेगा। ठीक है, आगे आओ नेक्स्ट क्वेश्चन पे। C6H14 के समवायों की संख्या, ये तो हल्का सवाल पूछ लिया है। मैंने आपको बताया था कि देखो मैथेन, एथेन, प्रोपेन यानी C3H8, C4H10, C5H12, C6H14, C7H16, C8H18। देखो आप बना बना के देखोगे, मेथेन का एक ही स्ट्रक्चर पॉसिबल है, इसका भी एक ही स्ट्रक्चर पॉसिबल है, इसका भी एक ही स्ट्रक्चर पॉसिबल है, यानी इनके कोई भी समवाय नहीं होते हैं। बना के देख लो आप C2H6 को बनाओगे मान लो, तो C2H6 एक इसी तरह से तो बनेगा, कोई और तरीके थोड़ी उसको बनाने के, है ना। आप इसको बनाओ इसको बनाओ, इनके एक एक स्ट्रक्चर ही पॉसिबल होंगे, लेकिन इससे स्टार्ट करेंगे बेटा। ये वाला जो आपके पास ब्यूटेन है, मतलब C4H10 है, इसको आप ऐसे भी बना सकते हो, और इसका जो है आइसोब्यूटेन वाला रूप भी बना सकते हो, आप ऐसे भी बना सकते हो। तो इसके आपके 2 पॉसिबल आइसोमर होते हैं। इसका अगर बनाओगे आप बेटा, तो इसके लिए आपको ऐसे करना, याद करना पड़ेगा कि इसके 2 है, इसके 3 होते हैं, इसके 5 होते हैं, इसके 9 होते हैं। ये 2359 करके एक ट्रिक होती है, आप बना के भी देख सकते हो, ऐसी बात नहीं है। तो कहने का मतलब है कि C6H14 जो है बेटा, ये वाले इसके जो है 5 आइसोमर पॉसिबल होते हैं। ठीक है, 5 आइसोमर इसके पॉसिबल होते हैं, इसका सेकंड आंसर हो जाएगा इसका। नेक्स्ट वाला हमारे पास सवाल है। ठीक है, C2
C2C3 आबंध के सापेक्ष 120 डिग्री वामवर्ती गुणन करता है तो परिणामी स्वरूपण होगा। ये कह रहा है कि आपके पास में ये जो दूसरा और तीसरा कार्बन है, ये आगे वाला तीसरा मान लिया, पीछे वाला दूसरा मान लिया। अगर इसको जो है हम सेकंड कार्बन को, फर्स्ट को नहीं, सेकंड कार्बन को, जो पीछे वाला कार्बन है, अगर उसको हम 120 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज घुमाए तो जो सनुपण बनेगा वो कौन सा बनेगा? देखो भाई, ये कह रहा है कि पीछे वाले कार्बन को 120 घुमा दो, तो ये ग्रुप है पीछे वाले कार्बन के ऊपर लगा हुआ, ये ग्रुप लगा हुआ है और ये ग्रुप लगा हुआ है। 120 घूमेगा, आपको पता है 120 कितना होता है? ये पूरा का पूरा जो सर्कल होता है 360 का होता है बेटा, तो उसके 3 पार्ट होते हैं 120। यानी अगर इसको हम 120 एंटी क्लॉकवाइज घुमाए, एंटी क्लॉकवाइज मतलब उधर घुमाए, तो बेटा ये ग्रुप जो है घूम के यहाँ पे आ जाएगा, ये वाला ग्रुप घूम के यहाँ पे आ जाएगा, और ये वाला जो ग्रुप है, ये 120 यहाँ पे होगा, ये 120 यहाँ पे होगा, और ये वाला जो ग्रुप है ये घूम के आपका चला जाएगा 60 60 120, 60 60 120, और ये 60 60 ये इधर आ जाएगा, इसकी जगह पे आ जाएगा। ठीक है, यानी ऐसा बन जाएगा। ये जो आगे वाले कार्बन के ऊपर जो समूह है वो तो वहीं रहेंगे, आगे वाले के ऊपर जो समूह लगे वो तो वहीं रहेंगे। पीछे वाले के ऊपर ये हो जाएगा कि जो CH3 है ये इधर आ जाएगा, इसकी जगह पे यहाँ पे आ जाएगा। ये पीछे वाले CH3 को मैं ग्रीन कलर से दिखा लेता हूँ बेटा। ये ग्रुप यहाँ पे आ जाएगा, इधर H आ जाएगा, इधर H आएगा। अब आपसे पूछा ये कौन सा व्यवस्था है, तो आपको पता है कि दो भारी समूह जब 60 डिग्री के एंगल पे होते हैं, जब 60 डिग्री का उनके बीच में डाईहेड्रल एंगल होता है तो उसको बोलते हैं गॉश। तो गॉच बोलेंगे, गॉच। वैसे गॉश बोलते हैं, लेकिन ये जाने क्यों इसको सारे आधे लोग जो है गॉच बोलते हैं। ठीक है, वैसे गॉश होता पढ़ने में। चलो भाई, ये हो गया हमारे पास में सी वाला ऑप्शन। ठीक है, इसका नेक्स्ट IRT 2004 का सवाल है ये। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक त्रिविम समानता प्रदर्शित करता है? इनमें से पूछा कि कौन सा यौगिक त्रिविम समानता है। त्रिविम समानता के अंदर बेटा GI भी आता है और OI भी आता है, तो ज्योमेट्रिकल भी हो सकता है और ऑप्टिकल भी हो सकता है। 2 मेथिल ब्यूट 1इन, 2 मेथिल ब्यूट 1इन में ना तो किरल कार्बन है, ना ही इसमें कोई GI दिखाने की। डबल बॉन्ड अगर पहली पोजीशन पे होता है और अगर उस पे 2 H लगे होते तो GI कभी नहीं होती। तो इसके स्ट्रक्चर में डबल बॉन्ड पहली पोजीशन पे है, वहां पे 2 H लगे हुए हैं, तो यहाँ पे GI संभव नहीं होगी, यहाँ पर भी GI संभव नहीं होगी। 3 मेथिल ब्यूटेनोइक एसिड और 2 मेथिल ब्यूटेनोइक एसिड, देखो GI संभव नहीं है और ना किरल कार्बन इनके अंदर, तो OI भी संभव नहीं है। इसको अगर आप देखोगे 3 मेथिल ब्यूटेन 2 ब्यूटेनोइक एसिड, तो ये कुछ ऐसा होता है। 3 पे मेथिल लगा लिया, यहाँ पर 1 2 3 पे मेथिल लगा लिया, और ये 2 मेथिल ब्यूटेनोइक एसिड है। अब देखो, इसमें से ये वाला कार्बन जो है किरल कार्बन है, तो ये जो है ऑप्टिकल आइसोमरिज्म यानी प्रकाशिक समता दिखा सकता है। बाकी वाला ना तो कोई प्रकाशिक दिखाएगा, ना कोई GI दिखाएगा, बाकी वाले में कोई कंडीशन है ही नहीं ऐसी। आप इनके स्ट्रक्चर बना बना के चेक कर सकते हैं। जैसे मैं इसका बताऊं, फॉर एग्जांपल 2 मिथाइल ब्यूटीन है मान लो, तो 2 मिथाइल ब्यूटीन ये वाला कंपाउंड होता है। अब आप मुझे बताओ, क्या इसमें कोई किरल कार्बन है? क्या यहाँ पर डबल बॉन्ड के ऊपर लगे हुए ग्रुप अलग अलग है? नहीं है, तो ना तो GI होगी ना OI होगी, यानी त्रिविम समता हो गई नहीं। आप सब में ऐसे चेक करेंगे, किसी में कुछ नहीं मिलने वाला है आपको, सिर्फ इसमें जो है किरल कार्बन मिलेगा, यानी ये प्रकाशिक समानता दिखा सकता है। ठीक, अगला सवाल, निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक ज्यामितीय समानता प्रदर्शित करेगा? ज्यामितीय समानता प्रदर्शित करने के लिए कंडीशन ये होती है कि डबल बॉन्ड के जो कार्बन होते हैं उनके ऊपर लगे हुए ग्रुप जो है P और Q अलग होने चाहिए, P और Q अलग होने चाहिए। या तो ये कंडीशन है, या मान लो रिंग में जो sp3 कार्बन होते हैं उसके ऊपर लगे हुए ग्रुप जो है P और Q अलग होने चाहिए, P और Q अलग होने चाहिए। अब देखो, यहाँ मुझे रिंग वाला कंपाउंड तो कोई नजर आ नहीं रहा है, यहाँ तो सारे के सारे एल्कीन है, ब्यूटीन 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 प्रोपीन। तो बना बना के देख लेते हैं। 1 फेनिल 2 ब्यूटीन, 1 फेनिल 2 ब्यूटीन ये वाला कंपाउंड होता है बच्चों। 2 फेनिल 1 ब्यूटीन, 2 फेनिल 1 ब्यूटीन ये वाला कंपाउंड होता है। 3 फेनिल 1 ब्यूटीन, ब्यूट 1 इन, 3 पे फेनिल लगा दिया, ये वाला कंपाउंड हो गया। 1 1 डाइफेनिल प्रोपीन, PH PH C H C PH PH C डबल बॉन्ड CH CH3। अब आपको देखना है कि ऐसा कौन सा कंपाउंड है जिसमें डबल बॉन्ड के ऊपर लगे हुए ग्रुप अलग अलग हो, यानी ऐसी कंडीशन किसमें नजर आ रही है? तो यहाँ तो ऐसी कंडीशन नजर आ रही है, बिल्कुल आ रही है। देखो यहाँ पे ये भी है और ये H है, ये H और PH अलग अलग है, यहाँ H और CH3 अलग है, तो ये GI दिखा देगा एक तो बाकी ये दिखा नहीं पाएगा, ये नहीं दिखा पाएगा, ये भी दिखा नहीं पाएगा। इसका आंसर ए वाला हो जाएगा। ए वाला कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है, तो ए वाला इसका आंसर हो जाएगा। आगे आ जाओ, आणविक सूत्र C2BrClFi वाले यौगिक के लिए समअवयव की संख्या है। देखो भाई ऐसा है, ये जो कार्बन है, 2 कार्बन है यहाँ पर, उसके ऊपर ब्रोमीन क्लोरीन फ्लोरीन आयोडीन लगा हुआ, तो मैं काम करता हूँ यहाँ पे लगा लेता हूँ ब्रोमीन, और ब्रोमीन के साथ में क्लोरीन अगले वाले के अंदर,
और अगले वाले के अंदर एक बार मैंने बी आर सी एल लगा लिया। अगर बी आर और सी एल मैंने ये लगा लिया तो बेटा बचा हुआ जो एफ और आई है वो इधर आ जाएंगे। एक बार मैं बी आर के साथ में सी एल लगा चुका हूं, अब मैं एक बार बी आर के साथ में एफ लगा लेता हूं। तो अगर बी आर के साथ में एफ आ गया तो सी एल और आई जो है वो एक साथ आ जाएंगे। और अगर मैंने बी आर के साथ में जो है सी एल और एफ के बाद में आई लगा दिया तो बेटा यहाँ पर जो है कार्बन के ऊपर ये जो बच गया हमारे पास में फ्लोरीन और क्लोरीन वो साथ में आ जाएंगे। तो 3 बन जाएंगे इसके स्थिति समावेश, ये आपस में स्थिति समावेश कहलाएंगे। अब ये सारे के सारे कंपाउंड जीआई दिखा सकते हैं। तो बेटा इसका एक ज्योमेट्रिकल आइसोमर बन जाएगा जिसमें ये ग्रुप ऊपर नीचे करेंगे तो इसका एक जीआई बन जाएगा, इसका एक जीआई बन जाएगा, इसका एक जीआई बन जाएगा। तो कुल मिला के 1 2 3 और 3 इनके जीआई, तो कुल मिला के 6 हो जाएंगे। इसका आंसर 6 हो जाएगा। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, बहुत बार आता रहता है ये, मतलब टेस्टों वेस्टों के अंदर। तो खैर 2001 के अंदर ये आईआईटी में पूछा गया था। अगला सवाल, ध्रुवण घूर्णक टार्ट्रिक अम्ल को डी प्लस टार्ट्रिक अम्ल कहा जाता है क्योंकि इसमें धनात्मक, देखो ये डी जो होता है ना, डी, ये डी का मतलब ये होता है कि उसका जो अभिविन्यास है वो ग्लिसरल्डिहाइड जो होता है डी वाला, जो डी ग्लिसरल्डिहाइड होता है उसके सापेक्ष है, यानी कि अंतिम किरल कार्बन के ऊपर OH राइट साइड में है। तो ये तो एक प्रकार का जो है सापेक्षिक अभिविन्यास को दिखाता है। और ये जो प्लस साइन है ये दिखाता है कि लाइट को जो है क्लॉकवाइज घुमाता है, दक्षिणावर्त घुमाता है, डेक्स्ट्रो रोटेटरी होता है। तो ऐसा ऑप्शन जो है हमारे पास में ये वाला है, ध्रुवण घूर्णन और डी प्लस ग्लिसरल्डिहाइड से व्युत्पन्न होता, मतलब ये डी प्लस जो ग्लिसरल्डिहाइड होता है उससे व्युत्पन्न है, मतलब उससे संबंधित है एक प्रकार से, डी और प्लस दोनों उससे संबंधित है। तो इस प्रकार से इसका आंसर जो है वो सी वाला हो जाएगा। 99 का ये सवाल था। ब्यूटेन 2,3 डाइऑल के लिए कितने ध्रुवण घूर्णक त्रिविम समावेश हैं? ये बेटा अपने पास में ब्यूटेन 2,3 डाइऑल है, इसमें 2 किरल कार्बन है लेकिन ये सम्मित है। तो सम्मित होता है, 2 किरल कार्बन होता है तो उसका जो वो बनाते हो आप, क्या बोलते हैं, ऑप्टिकल आइसोमर निकालते हो, उसके लिए फॉर्मूला तुम्हारे पास में ये होता है 2n-1 + 2n-2/2 होता है। इसमें तुम n की वैल्यू जो है किरल कार्बनों की संख्या 2 रख के इसको सॉल्व करोगे तो यहाँ पर इसके 2-1 + 2-2/2, तो 2-1 कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 2⁻1 और ये 2⁻0, इसका आंसर 3 आएगा। यानी इसके 3 कुल मिला के आइसोमर बनेंगे। अब 3 में ऐसा बनेगा, एक बार मैंने दोनों OH को आसपास रख दिया, एक बार दोनों OH को आमने सामने रख दिया, ठीक है, और इधर H लगा लिया, इधर H लगा लिया, इधर H, इधर H, बाकी ऊपर तो CH3 है ही सबके अंदर। तो इसकी जो 3 पॉसिबिलिटी है ये वाली है। एक बार मैंने इसका मिरर इमेज बना दिया, दर्पण प्रतिबिंब बना दिया, ठीक है। अब बेटा ये जो 3 पॉसिबिलिटी बनी है इसमें तो प्लेन ऑफ सिमेट्री है, तो ये तो ऑप्टिकली इनएक्टिव है, ये तो ध्रुवण अघूर्णक है, लेकिन इसके अंदर ना तो POS है ना ही COS है बेटा, इसमें भी ना तो POS है और ना ही COS है, ये दोनों आप ऑप्टिकली एक्टिव है। तो केवल प्रकाशिक सक्रिय जो है या ध्रुवण घूर्णक जो है, ध्रुवण घूर्णक का मतलब होता है जो प्रकाश को घुमाने वाला, तो वैसे तो इसके 3 बन रहे हैं लेकिन इसमें प्रकाश को घुमाने वाले 2 ही बनेंगे बेटा, ठीक है। ये मीजो वाला कंपाउंड है, ये प्रकाश को घुमाएगा नहीं घुमाएगा। आगे बढ़ते हैं। समावेश जो केवल एकल बंध के चारों ओर घूर्णन के माध्यम से अंतर परिवर्तित होते हैं बेटा, सनुपन बोलते हैं। ये तो बहुत बेसिक सवाल है यार, आजकल ऐसे सवाल नहीं आते हैं, ये पहले के टाइम के सवाल है। ये कहा सिंगल बॉन्ड के घूमने से जो बनता है वो कौन सा वाला होता है, तो ये यही होता है आपका सनुपन समावेश होता है। 2 यौगिक का मूलानुपाती सूत्र समान है लेकिन आणविक सूत्र भिन्न है तो उनमें होना चाहिए। देखो अणुसूत्र भिन्न है बेटा तो उनका आणविक भार भी भिन्न हो जाएगा। बच्चों वाला सवाल है, 97 का सवाल है। एथेनॉल का एक समावेश है, एथेनॉल जो होता है उसका फॉर्मूला होता है CH3CH2OH, ठीक है, यानी कि हम इसको लिख सकते हैं C2H6O। C2H6O किसका फॉर्मूला है, इसका फॉर्मूला क्या होता है CH3OH, यानी CH4O हो गया इसका फॉर्मूला। डाई एथिल ईथर का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, 2 कार्बन है, 6 हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है, यानी इसका और इसका फॉर्मूला सेम है, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। डाई एथिल है ना, सॉरी डाई एथिल में नहीं, डाई एथिल में तो C4H12 हो जाएगा। देखो डाई एथिल तो ये होता है, ये डाई एथिल है, तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा C4, 3 2 5 3 2 5 10H और ऑक्सीजन 1 है, इसका हो जाएगा बेटा ये डाई मैथिल ईथर जो होता है ये होता है CH3CH3O यानी C2H6O, इसका और एल्कोहल का फॉर्मूला सेम है इथेनॉल का, तो इसका मतलब ये समावेश हो जाएगा ना कि ये वाला, ठीक है। एसीटोन का तो वैसे नहीं होने वाला बेटा, एसीटोन जो होता है वो CH3COCH3 होता है, उसमें 3 कार्बन है, इसमें 2 कार्बन है, तो कार्बन ही समान नहीं तो कहां से होंगे समावेश। निम्नलिखित में कौन सा यौगिक सिस ट्रांस ज्यामितीय समानता प्रदर्शित करेगा, ये बकवास सवाल है,
ये जो आपके पास में ब्यूटीन होता है 2 ब्यूटीन, जब भी हम समावयता पढ़ाते हैं बेटा, जब भी आपको सिस ट्रांस समावयता ज्यामितीय समावयता सिखाते हैं तो उसका पहला एग्जांपल यही लेते हैं। तो मुझे नहीं लगता कि आप आईआईटी वाले बच्चों को मैं एक्सप्लेन करूं कि ये क्यों दिखाता है और बाकी क्यों नहीं दिखाते हैं। बकवास सवाल है ये। वह यौगिक जो डाई एथिल ईथर के समावय नहीं है, डाई एथिल ईथर जो है उसका बेटा फॉर्मूला होता है C4H10O होता है। अब जिसका भी फॉर्मूला C4H10O नहीं है वो उसका समावय नहीं होगा। तो ईथर के समावय जो है बेटा हमारे पास में यहाँ पे ब्यूटेनॉन, ये ब्यूटेनॉल होना चाहिए, 2 मेथिल प्रोपेन। देखो ब्यूटेन 1 ये तो समावय हो जाएगा इसका, एन मेथिल एन प्रोपिल मेथिल ईथर ये भी हो जाएगा, नहीं है एक ये भी नहीं है 2 मेथिल प्रोपेन क्योंकि इसमें ऑक्सीजन ही नहीं है, और ब्यूटेनॉन है ये कीटोन है बेटा, कीटोन जो होते हैं वो ईथर के समावय नहीं होते हैं। तो इसका 2 आंसर हो जाएंगे सी और डी। ठीक है, आप इनका फॉर्मूला लिखोगे तो अलग फॉर्मूला आएगा। 2 मेथिल प्रोपेन का फॉर्मूला हो जाएगा C4H10, इसका फॉर्मूला हो जाएगा C4H कितना हो जाएगा ब्यूटेन नॉन C4H8 हो जाएगा, H8 और O। तो इसका फॉर्मूला और इसका सेम नहीं है इसलिए ये भी समावय नहीं है, इसका फॉर्मूला और इसका भी सेम नहीं तो ये भी समावय नहीं है। तो इसका आंसर सी और डी हो जाएगा। अगला सवाल आणविक, ये मल्टीपल करेक्ट है बेटा, मल्टीपल करेक्ट मतलब एक से अधिक सवाल इसके आंसर हो सकते हैं करेक्ट। तो आणविक सूत्र C4H10O वाले समाविक एल्कलो के लिए नामों का सही संयोजन कौन सा है? तृतीयक ब्यूटेनॉल, मेथिल ब्यूटेनॉल। ये आपको एक एडवांस का सवाल 2014 का, तो आपसे पूछा गया कि इस कंपाउंड के लिए जितने भी संभावित संरचनाएं बनेंगी उनके क्या क्या नाम संभावित हो सकते हैं वो आपसे पूछा गया है। ठीक है, और नाम भी कौन से पूछे गए? एक तो आपको दिया गया है इधर सामान्य नाम, इधर आपको आयुपैक नाम दिया गया है। तो पहले काम करते हैं, मैं इसके एल्कोहल बना लेता हूँ। इसके एल्कोहल कौन कौन से बनेंगे? एक तो ये एल्कोहल बनेगा इसका 4 कार्बन के साथ OH लगा हो। एक इसके लिए ये एल्कोहल बनेगा ब्यूटेन, ब्यूटेन 1 ब्यूटेन 2 एक ये बना लेते हैं इसके लिए, और एक इसका ये बना लेते हैं। 4 एल्कोहल बनते हैं इसके। ठीक है, 4 एल्कोहल जो बनेंगे इसके, उसमें देखो इसका नाम है ब्यूटेन 1 ब्यूटेन 1 हो जाएगा। इसका नाम ब्यूटेन 2 है। इसका नाम है 1 2 3 2 मेथिल ब्यूटेनॉल, 2 मेथिल ब्यूटेनॉल। इसका है 2 2 डाइमेथिल, 2 मेथिल प्रोपेन 2 2 मेथिल प्रोपेन 2 अब देखो ये 4 पॉसिबिलिटी है बेटा, इसमें से अपने को ये करना है बच्चों कि ये तो मैंने कहा इनके वो लिख लिए है, आयुपैक नाम लिख लिए। कॉमन नेम क्या होगा बेटा? इसका होगा एन ब्यूटेनॉल, इसका कॉमन नेम होता है एन ब्यूटेनॉल। इसका होता है सेकेंडरी ब्यूटेनॉल, सेकेंडरी ब्यूटेनॉल। ठीक है, या इसको ऐसे करेंगे, काम करते हैं, इसको बोलते हैं एन ब्यूटाइल एल्कोहल। जो कॉमन नेम ज्यादा यूज होता है वो है एन ब्यूटाइल एल्कोहल। इसको बोलते हैं सेकेंडरी ब्यूटाइल एल्कोहल। इसको बोलते हैं आइसोब्यूटाइल एल्कोहल। इसको बोलते हैं टर्शरी ब्यूटाइल एल्कोहल। ये सबके आयुपैक और कॉमन नेम हो गए। अब आपको जुगाड़ चेक करना है इसका। ये देखो टर्शरी ब्यूटेनॉल और 2 मेथिल प्रोपेनॉल, सही बात है। टर्शरी ब्यूटेनॉल कौन सा होता है? यही आपका है, यही। और इसी को हम क्या बोलते हैं? 2 मेथिल प्रोपेन 2 बोलते हैं। तो पहला ऑप्शन तो करेक्ट हो ही गया है। फिर इसने कहा कि तृतीयक ब्यूटेनॉल और 1 डाइमेथिल एथेनॉल, 1 डाइमेथिल, ऐसा कोई ऑप्शन नहीं, 1 डाइमेथिल वाला गलत है ये। एन ब्यूटेनॉल और ब्यूटेन वाला, ये देखो एन ब्यूटेनॉल बोलो इसको, या आप एन ब्यूटाइल एल्कोहल बोलो और ब्यूटेन 1 बोलो, एक ही बात है, यानी ये पहला वाला हो गया आपका, ये भी करेक्ट है। आइसोब्यूटाइल एल्कोहल, आइसोब्यूटाइल कौन सा वाला था? ये वाला था आइसोब्यूटाइल एल्कोहल, और उसी को अपन बोलते हैं सामान्य भाषा में 2 मेथिल प्रोपेनॉल। ठीक है, ये प्रोपेन हो जाएगा बेटा, सॉरी गलती से यहाँ ब्यूटेन लिख दिया मैंने, 3 कार्बन की चेन है, प्रोपेन हो जाएगा, प्रोपेन 1 हो जाएगा। ठीक है, डी ऑप्शन भी करेक्ट हो जाएगा, यानी कि ए सी डी ये 3 ऑप्शन करेक्ट है। अगला सवाल 2,2 डाइमेथिल ब्यूटेन के लिए न्यूमैन के प्रक्षेप में एक्स और वाई क्रमश हो सकते हैं। बेटा इन्होंने कहा कि कंपाउंड जो है वो है 2,2 डाइमेथिल ब्यूटेन, यानी कि ये वाला कंपाउंड है, ये वाला कंपाउंड है। इसके लिए एक्स और वाई पे क्या क्या लगाए, एक्स और वाई पे क्या क्या लगाए जिससे कि ये जो कंपाउंड है ये हो सकता है।
तो ये आप एक्स और वाई पे लगा लगा चेक करो, ये सर लेबुरस क्वेश्चन है, मतलब आपको सारे बना बना के देखने पड़ेंगे। तो मैं चाहता हूं कि ये तुम करो खुद लिख के पेज में, प्रैक्टिस करके करो। मैं इसका आंसर इस वीडियो के एंड में बता दूंगा, ठीक है। वैसे ये पीडीएफ फॉर्मेट में विद आंसर आपके ऐप में अपलोड हो जाएगी, बट फिर भी तो ये आपको अपने आप करना है, ठीक है। बकवास सवाल फिर से आगे बताइए, सब्जेक्टिव सवाल आगे। देखो पहले के जमाने में आईआईटी में सब्जेक्टिव क्वेश्चन आया करते थे, तो कहा है कि वलय सबसे अधिक विकृत कौन सी है। देखो साइक्लोप्रोपेन में और साइक्लोब्यूटीन में और साइक्लोपेंटेन में, ये साइक्लोब्यूटीन नहीं है, ब्यूटेन है, ये तीन वलय हैं। बोला सबसे अधिक विकृत कौन से, विकृत का मतलब सबसे अधिक तनाव किसमें है, सबसे अधिक टेंशन किसमें है। तो भाई तीन की जो रिंग होती है उसमें सबसे अधिक तनाव होता है, उसमें एंगल जो होता है 60 डिग्री का होता है, जबकि चाहिए कितना होता है 109 डिग्री का। तो सबसे अधिक कोणीय तनाव साइक्लोप्रोपेन के अंदर होता है, तो यहां पे रख देंगे साइक्लोप्रोपेन। साइक्लोप्रोपेन वलय में सबसे अधिक विकृतता होती है, ठीक है। ये सवाल नया है, 18 का सवाल है। आपसे पूछा गया कि दिए गए यौगिक एक्स के लिए ध्रुवण घूर्णक त्रिविम समूहों की कुल संख्या कितनी है। इसमें बता रखा कि जो सॉलिड वाला बॉन्ड है ये तो फिक्स है, ठीक है। और जो जो आपके पास में ये इस तरह का टेढ़ा मेढ़ा वाला बॉन्ड है बेटा, ये वेज, ये डैश वाला नहीं है बेटा। देखो एक तो वेज होता है और एक डैश होता है, तो ये तो वेज वाला है ब्लैक वाला, लेकिन ये जो है ये डैश वाला नहीं है। इसका मतलब इन्होंने कहा कि ये जो बॉन्ड है ये विशिष्ट कार्बन पर विन्यास और द्विबंध की ज्यामिति स्थिर नहीं है, मतलब आप इसको वेज और डैश दोनों मान सकते हो, दो पॉसिबिलिटी मान सकते हो इसको आप। बाकी इसकी तो एक ही पॉसिबिलिटी है, जो वेज दे रखा है उसकी एक पॉसिबिलिटी है। ये जो मुक्त बंध है इसको मुक्त बंध मान सकते हैं, टेढ़े मेढ़े वाले को, इसको यहाँ दो संभावनाएं मान सकते हैं, ठीक है। तो बेटा इसमें देखो आप, यहाँ पे ये तो फिक्स पोजीशन पे है, ये फिक्स पोजीशन पे, ये फिक्स पोजीशन पे, यहाँ डबल बॉन्ड पे फिक्स पोजीशन है, यहाँ फिक्स पोजीशन है। तो कुल मिला के ले देके इसके पास में एक तो ये किरल कार्बन, देखो यहाँ पे एक किरल कार्बन, ये इसकी स्थिति फिक्स नहीं है, और एक किरल कार्बन ये है, इसकी स्थिति फिक्स नहीं है, ठीक है। तो आपके पास में दो, इधर मैं लाइट इसको कम कर लेता हूँ थोड़ी सी, हाँ अब दिख रहा होगा आपको, मैं नहीं दिख रहा आपको, हाँ ठीक है। हाँ यहाँ पे बेटा दो किरल कार्बन है और असमित अणु है, तो आपको पता है जब दो किरल कार्बन होता है और असमित अणु होता है तो उसके जो त्रिविम समवायी बनते हैं, जो ऑप्टिकल आइसोमर बनते हैं, वो कितने बनते हैं 2 की पावर n, तो 2 की पावर 2 करेंगे तो 4 हो जाएंगे, यानी 4 इसके बेटा ऑप्टिकल आइसोमर बनेंगे, ठीक है। और हर एक कार्बन के ऊपर यहाँ पे देखो जीआई संभव हो सकती है, और यहां पर भी इन दोनों के सापेक्ष जीआई संभव हो सकती है, तो इसके जो है इतने कितने जो है ज्यामिति समवाय हो जाएंगे। तो 4 तो ऑप्टिकल आइसोमर है और 4 इसके हो जाएंगे ज्योमेट्रिकल वाले, तो कुल मिला के इसके 8 त्रिविम समवाय हो जाएंगे। अब 8 में से एक समवाय ऐसा होगा जिसमें ये भी वेज पे होगा और ये भी वेज पे होगा बेटा, उसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री आ जाएगी, और प्लेन ऑफ सिमेट्री आएगी तो वो ऑप्टिकली एक्टिव नहीं, ऑप्टिकली इनएक्टिव हो जाएगा। बाकी सारे 7 रूप जो होंगे वो ऑप्टिकली एक्टिव हो जाएंगे इसके, तो इसका आंसर 7 हो जाएगा, ठीक है। इसका आंसर बेटा 7, टोटल 8 हो जाएगा। 8 में से एक जो है उसके अंदर पीयूएस प्रेजेंट होगी, तो 7 इसके ऑप्टिकली एक्टिव वर्जन हो जाएंगे, ठीक है। आगे आ जाओ। एम के लिए अस्तित्व रखने वाले त्रिविम समूहों की कुल संख्या कितनी है। देखो यहाँ पे इस कंपाउंड के अंदर बेटा पूछा कि इसके कितने त्रिविम समूह होंगे, तो यहाँ पे एक किरल कार्बन इधर है, एक किरल कार्बन इधर है, दो किरल कार्बन है, तो दो किरल कार्बन है इसके पास में। तो फॉर्मूला तो ये होता है n = 2 की पावर 2, तो इसका आंसर होना चाहिए 4, लेकिन 4 होगा नहीं बेटा, 4 होगा ही नहीं इसका, ठीक है। इसका 4 नहीं होगा, कितना होगा देखो, इसका ऐसा होता है, ये तो एक्सपेक्टेड है, ये तो अपेक्षित है कि इतना होना चाहिए, लेकिन इतना होता नहीं है एक्चुअल में। ये जो है ये आपके पास में जो रिंग होती है उसके ऊपर ब्रिज के ऊपर दो कार्बन लगे हुए हैं, आप ये इसको आर मान लो, इसको आर मान लो, एक पॉसिबिलिटी ये है, या फिर मान लो जो है किसी एक को आर आर मान लो, इसको यूं कर लेंगे कि दो किरल कार्बन है n = 2 में ऐसा कर लेते हैं कि एक आर मान लिया और दूसरा भी आर मान लिया, एक पॉसिबिलिटी ये होगी, एक आर है दूसरा एस मान लिया। अब तुम इनका दर्पण प्रतिबिंब बनाओगे, यानी कि इसको तुम एस और एस करोगे या इसको तुम एस और आर करोगे, बेटा ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि ये जो बॉन्ड होता है ये फिक्स ऐसे ऊपर निकला होता है, तुम इसको घुमा के नीचे नहीं ला सकते हो भाई। इसके दर्पण प्रतिबिंब तब बनते हैं, इसका मिरर इमेज तब बनेगा जब ये घूम के उल्टा हो जाएगा, उस किरल कार्बन के ऊपर प्रतिपन्न होगा। लेकिन किरल कार्बन जो है बेटा ब्रिज वाले किरल कार्बन होते हैं, फिक्स होते हैं, वो घूर्णित नहीं हो सकते हैं, मतलब उसका दूसरा रूप पॉसिबल नहीं होता है। अगर ये रिंग नहीं होती, मान लो ये इसके, अगर मैं यहाँ को रिंग को खोल दूं यहाँ से, तब तो इसकी पॉसिबिलिटी हो जाएगी, लेकिन जो ब्रिज वाले कार्बन होते हैं
बेटा उसका उसके जो कॉन्फ़िगरेशन जो उसके ऊपर होता है वो फिक्स होता है। तो अगर आर आर हो गया और आर एस हो गया तो उसका दर्पण प्रतिबिंब नहीं बनेगा, केवल 2 ही पॉसिबिलिटी होगी। अब आप कहोगे सर आर आर क्यों लिखा आपने, एस एस क्यों नहीं लिखा? तो भाई तुम एस एस लिख दो, एस एस कर दो एक तो, ठीक है, और दूसरी तुम एस आर कर दो, बस ये 2 ही होगी। इसका दर्पण प्रतिबिंब पॉसिबल नहीं होगा, मतलब जो होगा 2 पॉसिबिलिटी होगा इन दोनों के ऊपर, ठीक है। तो इसका आंसर 2 हो जाएगा। चलो भाई, निम्नलिखित यौगिक के लिए अशून्य द्विध्रुव आघूर्ण वाले स्थायी सरूपणों की कुल संख्या कितनी है? आपको एक कंपाउंड दे रखा है, इसके लिए बोला कि इसके सरूपण बनाओ और बताओ कि वो स्थायी सरूपण होना चाहिए और उसका डाइपोल मोमेंट जो है वो नॉन जीरो होना चाहिए। तो ऐसे कितनी पॉसिबिलिटी है? तो पहले काम करते हैं, मैं इसका जो है वो न्यूमैन बनाता हूं। आपको याद होना चाहिए कि जो फिसर प्रक्षेपण होता है वो न्यूमैन के हिसाब से देखा जाए तो ग्रसित वाला रूप होता है, ठीक है। मतलब ये मैं इसको मानूंगा फ्रंट कार्बन, ये फ्रंट कार्बन के ऊपर 3 ग्रुप लगा लिए मैंने, एक Cl लगा दिया, एक Br लगा दिया, एक CH3 लगा दिया, ठीक है। और ये बैक कार्बन है, बैक कार्बन के ऊपर कौन कौन है बेटा? राइट में Cl लगा दिया मैंने, इस साइड में इधर मैंने Br लगा लिया, और जो नीचे होता है CH3 वो इस Cl के पीछे हो जाएगा, ये हो गया, ठीक है। अब इसने कहा स्थाई वाले रूप बताओ, तो बेटा ये ग्रसित वाला है। स्थाई तो इसका कौन सा होता है? वो जो सांतरित होता है, जिसमें बड़े बड़े ग्रुप आमने सामने होते हैं, वो होता है। तो मैं काम करता हूं, इसको मैं घुमाना स्टार्ट करता हूं, इसको मैं 60 डिग्री घुमाता हूं पीछे वाले ग्रुपों को, तो ये हो जाएगा हमारे पास में पहली पॉसिबिलिटी। आगे वाले कार्बन के ऊपर ग्रुप जो है फिक्स रहेंगे, पीछे वाले कार्बन के ऊपर जो CH3 था वो यहाँ पे आ गया, पीछे वाला जो Cl था वो इधर आ गया, और पीछे वाला Br था वो इधर आ गया। एक संभावना ये होगी। फिर और घुमाते हैं, इसको मैं घुमा के अब यहाँ लेके आ रहा हूँ बेटा, यहाँ इसके पीछे नहीं लेके आएंगे, ग्रसित नहीं करना है अपने को, स्थायी बनाने हैं तो सारे के सारे सांतरिक बनाने हैं, ग्रसित नहीं बनाना है। तो मैं इसको एक काम करता हूँ, इसको इसको ये और घुमा घुमा के इसको यहाँ पर, इसको यहाँ पर, और इसको यहाँ पे लेके आ जाता हूँ, ठीक है। चलो भाई आ जाओ इधर, इसको ले आओ, आगे वाले कार्बन के ऊपर फिक्स रखो, उसमें चेंज मत करना। अब तुम्हारे पास में यहाँ पे CH3 आ गया, इधर कौन सा आ गया? इधर CH3, इधर आ गया Br, और ये जो Cl है वो यहाँ पे आ गया, ठीक है। एक संभावना ये होगी, एक संभावना ये होगी, और घुमाओ इसको और आगे लेके जाओ, और आगे लेके जाओगे तो Cl, Br और CH3 आगे वाले तो फिक्स रहेंगे। Br को मैंने यहाँ पे लेके आ गया, CH3 इधर चला गया, और Cl यहाँ पर आ गया, ये हो गया, ठीक है। ये तीसरी पॉसिबिलिटी है। एक पॉसिबिलिटी और कर लेते हैं, Cl को इधर ले आ जाते हैं, एक बार हम इसको 120 पे और घुमा लेते हैं, तो यहाँ पे CH3, यहाँ पे CH3 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे CH3 हो जाएगा, और इधर पे कौन हो जाएगा? इधर Cl और इधर Br। एक पॉसिबिलिटी ये होगी, चौथी वाली। एक पॉसिबिलिटी और बनाए क्या? CH3 को इधर लेके आ जाए, और Br इधर, CH3 यहाँ पर, 120 पे मैं और घुमा रहा हूँ बेटा इसको एक बार। जितनी संभावना है सारी संभावना अपने को लिखनी है। पांचवी पॉसिबिलिटी, Cl, Br और CH3। मैंने इसके इसके एग्जैक्टली सामने Br लेके आ गया, और ये जो Cl था, ये जो CH3 था वो यहाँ पे आ गया, और ये जो Cl था वो इधर आ गया। अब देखो ये बन गई पॉसिबिलिटी। अब इसमें आपको ध्यान रखना, कोई चीज रिपीट तो नहीं हो रही, कहीं पर कोई रिपीट नहीं होनी चाहिए। Cl के सामने Cl, 5 पॉसिबिलिटी बन गई बेटा। इसमें से अगर देखो यहाँ पर आपने को पूछा कि अशून्य जो इसका जो द्विध्रुव आघूर्ण है बेटा वो कैसा होना चाहिए? अशून्य होना चाहिए, यानी कि वो कैंसिल आउट नहीं होना चाहिए। तो कैंसिल आउट तब होगा जब सेम ग्रुप आमने सामने हो। तो यहाँ पर सेम ग्रुप जो है आमने सामने है नहीं, यहाँ पे सेम ग्रुप आमने सामने नहीं है, तो इसका म्यू जीरो नहीं होगा, नॉन जीरो होगा। इसमें भी म्यू जो है वो नॉन जीरो होगा, इसमें भी, इसके अंदर भी म्यू जो है वो नॉन जीरो होगा, इसके अंदर भी ग्रुप सेम आमने सामने नहीं है। ये तो आमने सामने है लेकिन Br Cl आमने सामने नहीं है बेटा, Br के सामने Cl आ गया है। जब सेम ग्रुप आमने सामने होते तब जाके सारे के सारे, तब जाके म्यू जीरो होता, तो इसका भी म्यू नॉन जीरो हो जाएगा, और इसका भी म्यू जो है आपका नॉन जीरो हो जाएगा। तो टोटल सी 5 पॉसिबिलिटी ऐसी है जिसपे म्यू नॉन जीरो है, और ये सारे के सारे आपके सांतरिक रूप में, स्थायी रूप में है, ठीक है। इसका आंसर 5 हो जाएगा। नेक्स्ट, डी एरिथ्रोज का फिसर प्रक्षेपण नीचे दिया गया है।
आपको इनको कोड से मैच करना है बेटा, ठीक है। ये आपको इसका स्ट्रक्चर दे रखा है ये वाला, तो इसको आपको रेफरेंस मान के बताना है कि इसके रेफरेंस में ये वाले ये वाले ये वाले और ये वाले कौन कौन से समावे है। ठीक है, क्लियर। अब एक काम करो, तुम्हें इसको ऐसे सॉल्व करना है, तुम सबका फिशर बनाओ पहले, तुम इसका भी फिशर बनाओ, फिर तुम इसका फिशर बनाओ, फिर तुम इसका फिशर बनाओ, और फिर तुम इसका फिशर बनाओ। चारों के फिशर बनाओ, जगह नहीं हमारे पास में, तुम रफ कॉपी बनाओ पहले। फिर यहाँ चेक करो, इसका अभिविन्यास निकालो, जो भी विन्यास आएगा, मान लो आर एस या जो भी आएगा, उस अभिविन्यास से चेक करो कि अगर दोनों कार्बनों का विन्यास परिवर्तित हो रहा है, जैसे मान लो आर आर है, उस आर आर का जो है वो एस एस हो रहा है, इसका मतलब ये और ये जो सामने वाला होगा वो दर्पण प्रतिबिंब होगा। अगर दोनों कार्बनों का विन्यास परिवर्तित हो जाए तो दर्पण प्रतिबिंब होगा। अगर किसी एक का परिवर्तित हो रहा है तो होगा वो डायस्टेरियोमर। डायस्टेरियोमर मतलब क्या बोलते हैं इसको, व्यूरिन रूपी बोलते हैं। और अगर दोनों कार्बनों का विन्यास सेम हो जाए, मतलब इसका जो विन्यास हो सेम का सेम विन्यास जो है इस कार्बन और इस कार्बन का हो, जब इसके फिशर बन जाए तब, तो उसको बोलेंगे समरूपी, यानी कि आइडेंटिकल। तो इस प्रकार से आपको चारों बना के यहाँ पे इनका विन्यास चेक करके बताना कि कौन सा वाला है वो। ठीक है, तो ये आपका सवाल है। बाकी इसमें 2-4 सवाल और है, वो आपके लिए बेटा होमवर्क के हैं, क्योंकि आसान सवाल है, सब्जेक्टिव वाले हैं। डाइक्लोरोएथीन के सभी संभव समावयव की संरचना लिखिए, उनमें से किसका द्विध्रुवागुण शून्य होगा। बहुत हल्के सवाल है, ये पुराने सवाल है और इजी सवाल है। डाइक्लोरोएथीन क्या होता है बेटा? एथीन का मतलब होता है C2H4। ठीक है, अब उसमें से आपको 2 H निकाल के और वहां पे 2 Cl लगा देने हैं, तो ये C2H2Cl2 है। अब आपसे पूछा गया कि इसके जितने भी पॉसिबल है सारे के सारे संभाव्य बनाओ, तो बना लेंगे, कौन सी बड़ी बात है। यहां पर 2 H लगा लो और यहां 2 क्लोरीन लगा लो, एक पॉसिबिलिटी ये हो गई। एक पॉसिबिलिटी इसकी ये हो जाएगी कि एक Cl यहां पर, एक Cl यहां पर, एक H यहां पर, एक H यहां पर। ठीक है, अब देखो इसमें तो जो है GI संभव नहीं, तो एक ही बनेगा, बट इसका सिस रूप और ट्रांस रूप दोनों पॉसिबल है। इसका एक रूप जो है ये सिस वाला है और इसका एक ट्रांस रूप भी होगा, तो कुल मिला के एक तो ये पॉसिबिलिटी है, दूसरी ये है और तीसरी ये, यानी इसके 3 हो जाएगा। अब 3 में से उनमें से किसका द्विध्रुव आघूर्ण शून्य होगा? इसका जो ट्रांस रूप बनेगा बेटा, इसका जो ट्रांस रूप बनेगा उसका द्विध्रुव आघूर्ण क्या हो जाएगा? शून्य हो जाएगा, म्यू शून्य हो जाएगा, क्योंकि आमने सामने वाले ग्रुप जो है डाइपोल मोमेंट को कैंसिल आउट कर लेंगे, तो टोटल 3 बनेंगे, उसमें से एक का डाइपोल मोमेंट 0 हो जाएगा। ठीक है, ये वाले। अब आगे वाले सवाल जितने भी बचे हैं, 4-5 सवाल है, वो सारे ऐसे ही है। 4-5 नहीं है, एक बचा है, एक तो कर लेते हैं अभी। C4H10 वाले समवायिक एल्कोहलों की संरचना सूत्र लिखिए। ये सवाल मेरे ख्याल से एडवांस के लायक का है ही नहीं, तो मेंस का या 11-12 के लायक का है। आपको जो है इसके सारे एल्कोहल बनाने हैं, तो ये लो पहला एल्कोहल बन जाएगा ब्यूटेन 1ऑल, दूसरा ब्यूटेन 2ऑल, तीसरा आइसोब्यूटाइल अल्कोहल और चौथा तत्विक ब्यूटिल अल्कोहल। बस ये सवाल है, काश ऐसे सवाल आज भी आते हैं। ठीक है, तो ये आपका पेपर था बेटा, सॉल्यूशन था इसका IIT का। और होमवर्क में आप लोग जो है इसमें जो 2 क्वेश्चन मैंने दिए हैं, 2 क्वेश्चन मैंने इस पेपर में से दिए हैं जो आपको होमवर्क के तौर पे खुद करने हैं। ठीक है, वो तुम कर देना, और बाकी हम आज का सेशन यहीं खत्म करते हैं। धन्यवाद, थैंक यू एवरीवन।